Hello students, today we are starting 12th accountancy syllabus with the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamentals. Let's start. First of all, we will discuss the meaning and definition of partnership. According to Indian Partnership Act 1932 Section 4, partnership may be defined as the relationship between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. ये जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में स्पेसिफाई है और इसी डेफिनेशन में हम पार्टनरशिप के जो फीचर्स है वो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट फीचर जो पार्टनरशिप का है वो है नंबर ऑफ पर्सन। अगर कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करता है तो पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम पार्टनर्स 50 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। दैट मींस देयर शुड बी मिनिमम 2 पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप बिजनेस एंड द नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए पार्टनरशिप फर्म शुड नॉट एक्सीड 50। अगर 50 से ज्यादा पार्टनर्स हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज एग्रीमेंट। जब पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो पार्टनर्स कोई ना कोई एग्रीमेंट करते हैं और ये एग्रीमेंट जो है इट कैन बी आइदर ओरल और इट मे बी इन ए रिटन फॉर्म। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब होता है, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज प्रॉफिट मोटिव। Just like the main object of all the trading organization is to earn profit, in the same way पार्टनरशिप बिजनेस का भी मेन ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉफिट अर्न करना होगा। पार्टनरशिप बिजनेस शुड नॉट बी कैरिड विथ सर्विस मोटिव। द मेन ऑब्जेक्ट इज टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट, लॉफुल बिजनेस। देयर शुड बी सम बिजनेस टू बी कैरिड आउट फॉर ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के लिए कोई ना कोई बिजनेस जरूर होना चाहिए और जो भी बिजनेस पार्टनरशिप में किया जा रहा है दैट बिजनेस शुड बी लीगल इन द आइज ऑफ लॉ। वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। वो बिजनेस जो है उस बिजनेस की जो एक्टिविटीज है वो सारी की सारी लीगल होनी चाहिए। और पार्टनरशिप के जो फीचर्स हैं उसका जो लास्ट फीचर है म्यूचुअल एग्रीमेंट। पार्टनरशिप की डेफिनेशन अगर हम एक बार फिर से स्टडी करें तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन की जो लास्ट लाइन है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप बिजनेस को या तो सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर रन कर सकते हैं या कोई एक पार्टनर सबके लिए वर्क रखता है। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है। इट डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स। फीचर्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है और इस एग्रीमेंट में हमने डिस्कस किया था कि ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में हमको यहां समझना है कि पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसी को सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है स्टूडेंट्स? पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? बेसिकली रिटन एग्रीमेंट में क्या होता है? पार्टनरशिप डीड के अंदर बेसिकली पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू पार्टनरशिप फर्म्स। जिन जिन मैटर्स को लेके पार्टनर्स एग्री होना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो सारे के सारे मैटर्स राइटिंग में हो तो वो एक डीड प्रिपेयर करते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं। अब नॉर्मली जब पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं वो डीड फ्रेम करना चाहते हैं तो नॉर्मली डीड के कंटेंट्स क्या क्या होंगे? सपोज आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके और आपके साथ जितने भी आपके पार्टनर्स हैं
उन सबके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट हो। आप पार्टनरशिप डीड को फ्रेम करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप डीड फ्रेम करने के लिए नॉर्मली क्या क्या कंटेंट्स होंगे, किन किन पॉइंट्स को बेसिकली हम रखना चाहेंगे कि वो हमारे एग्रीमेंट में हो, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, वो रिटर्न एग्रीमेंट अगर करना चाहते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो एग्रीमेंट का होता है वो होता है नेम ऑफ द फर्म। सबसे पहले हम हमारी फर्म का नेम रखेंगे। व्हाइल नेमिंग द फर्म, जब हम हमारी फर्म का नेम रखने जाते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि जो नेम हम हमारी पार्टनरशिप फर्म का रखने जा रहे हैं, दैट नेम शुड नॉट बी सिमिलर टू एनी अदर रजिस्टर्ड फर्म। वो नाम किसी और रजिस्टर्ड फर्म से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। सेकंड कंटेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर। कौन कौन पार्टनर्स हैं, उनका एड्रेस क्या है, वो कहां रहते हैं, हर एक इंडिविजुअल पार्टनर का डिटेल एग्रीमेंट में होगा। नेक्स्ट पार्टनरशिप कंटेंट के अंदर अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर ने कितना कितना अमाउंट कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर स्पेसिफाई होगा। नेक्स्ट कंटेंट जो है, क्या पार्टनर्स को, वेदर पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ यस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू पार्टनर्स मस्ट बी स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स, क्या पार्टनर्स को पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करने का राइट है, अगर हाँ, इफ यस then to what extent he can withdraw the money from the firm for personal use। क्या फर्म उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो वो रेट स्पेसिफाई होगा पार्टनरशिप डीड में। फिर हम बात करेंगे कि सपोज मान लो किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और उस लोन पे कितना इंटरेस्ट फर्म पे करेगी, वो इंटरेस्ट ऑन लोन स्पेसिफाई होगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई होगा, जो रिटर्न एग्रीमेंट में होगा, कि पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। सपोज मान लो कैपिटल जो कंट्रीब्यूट किया पार्टनर्स ने वो डिफरेंट है, तो डेफिनेटली पार्टनर्स ये चाहेंगे कि जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो उनके कैपिटल के कंट्रीब्यूट में होगा। अगर पार्टनर्स और कोई रेशियो डिसाइड करना चाहते हैं तो वो एग्रीमेंट में स्पेसिफाई होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि सपोज अगर कोई न्यू पार्टनर फर्म को ज्वाइन करना चाहता है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर अगर फर्म को ज्वाइन करता है तो उसका एडमिशन का प्रोसेस कैसे होगा। अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है, फर्म छोड़कर अगर जाना चाहता है तो उसका अकाउंटिंग सेटलमेंट किस तरह से होगा। या सपोज मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जिस पार्टनर की डेथ हुई उसके फैमिली के मेंबर्स को किस तरह से उसका अकाउंट सेटल किया जाएगा। ये डिफरेंट सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो हम पार्टनरशिप डीड के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से होगा, कौन से मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। कई सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें फर्म की गुडविल वैल्यूड की जाती है, वो हम लोग आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो किस तरह से फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन होगा। इन केस अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है, सपोज मान लो किसी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज करना पड़ता है, तो पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है तो किस तरह से अकाउंटिंग सेटलमेंट होंगे। इस तरह के डिफरेंट मैटर्स जो है, या और भी इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ और मैटर्स अगर पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड के अंदर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वो सारे के सारे मैटर्स पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट के अंदर पार्टनर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब मेन पॉइंट ये आता है कि क्या पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है लॉ के अकॉर्डिंग। क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड मेंटेन करना
मैंडेटरी है? नो, एज पर लॉ पार्टनरशिप डीड इज नॉट मैंडेटरी, इज नॉट कंपल्सरी, बट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म टू गेट इट एग्रीड, टू गेट इट रजिस्टर्ड। ये पार्टनर्स के इंटरेस्ट में है कि वो एग्रीमेंट फ्रेम कर ले ताकि फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में किसी पॉइंट को लेके कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और नॉर्मली जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस की जो एक्टिविटीज है वो स्मूथली रन करती है, कोई पार्टनर्स के बीच में किसी टाइप का कोई डिस्प्यूट पॉसिबल नहीं होता है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है कि जब पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है और किसी न किसी पॉइंट को लेके अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है? उस केस में हमारी कंट्री के अंदर पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके लिए हमारे इंडिया में एक एक्ट बना है और उस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो रूल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, हमें उन रूल्स को, उन प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है। और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी का टॉपिक है। प्रोविजंस, रूल्स एप्लीकेबल in the absence of partnership deed। अगर पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है या पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, सबका मीनिंग एक ही है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या हम यूं कह ले कि when partnership deed is silent या when there is no written agreement among the partners। अगर पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है और किसी पॉइंट को लेके अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाता है तो उन डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल किया जाएगा, इसके लिए मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो किया जाएगा और उसी 1932 एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्प्यूट का होता है, नॉर्मली पार्टनर्स के बीच में जो डिस्प्यूट होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो रूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, और ये रूल्स आपको कब फॉलो करने हैं, इन रूल्स को हम कब फॉलो करेंगे, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है। अगर रिटन एग्रीमेंट है तब तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन ये रूल्स तभी फॉलो किए जाएंगे जब पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है। अब सपोज मान लो पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है और पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया एज रिगार्ड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस तरह से डिस्प्यूट हुआ? सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स and A has invested rupees 10 lakh and B has invested rupees 5 lakh only। A ने 10 लाख रुपीस कैपिटल इन्वेस्ट किया और B ने सिर्फ 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया। दे आर क्लोज फ्रेंड्स। जब इन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था तो इन्होंने कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया था। अब ईयर के एंड में इनको 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ। जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो ए डिमांड्स मोर प्रॉफिट। ए ने बोला
कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन बी। वो बी को बोलता है कि मैंने ज्यादा कैपिटल लगाया है और मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, और बी एग्री नहीं होता है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। अब बिकॉज इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं था, और अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स फॉलो करेंगे। और रूल क्या कहता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको पार्टनर्स इक्वली शेयर करेंगे। वॉट एवर द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, चाहे ए ने कितना ही कैपिटल इन्वेस्ट किया, चाहे बी ने कितना ही किया, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको सिंगल वर्ड याद रखना है कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वली होगा। सेकेंड पॉइंट, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जो सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड होगा। यहां आपको ध्यान रखना है कि अगर पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो किसी भी पार्टनर को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। किसी भी पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब सपोज मान लो पार्टनर पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं हम। अब क्या फर्म कैपिटल पर इंटरेस्ट दे रही है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड बाय द फर्म। अब फर्म कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दे रही है तो अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है तो उस ड्रॉइंग्स पे फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। पार्टनर से उस ड्रॉइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट चार्ज्ड बाय द फर्म फ्रॉम द पार्टनर्स। फोर्थ पॉइंट, रूल पार्टनरशिप डीड साइलेंट अगर है। फोर्थ पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आप ध्यान से सुनेंगे कि इफ एनी पार्टनर हैज गिवन एनी अमाउंट इन एडिशन टू द कैपिटल, यानी अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा कोई अमाउंट फर्म को दिया है तो दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज ए लोन। और उस पार्टनर को अगर एग्रीमेंट नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, तो रूल क्या कहता है, पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पार्टनर को उसके लोन पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। कई बार पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर कोई वर्किंग पार्टनर है या कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो दैट पार्टनर कैन बी एंटाइटल्ड फॉर सैलरी और कमीशन। लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनर्स के बीच में अगर एग्रीमेंट नहीं है, तो किसी भी पार्टनर को किसी भी टाइप की सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा नहीं दिया जाएगा। किसी भी पार्टनर को किसी भी टाइप की सैलरी या कोई एक्स्ट्रा कमीशन या और कोई अमाउंट किसी और वे में पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट,
एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर कोई न्यू पार्टनर फर्म को ज्वाइन करना चाहता है, जैसे सपोज एक्स और वाई पार्टनर्स है और एक्स अपने ब्रदर जेड को फर्म में ज्वाइन करना चाहता है, वो चाहता है कि जेड जो है वो पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करे, तो यहां पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, पार्टनर्स के बीच में अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट अगर है, then only a new partner can be admitted into the partnership firm. That means a new partner can be admitted only with the consent of all existing partners. Next, participation in business. अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनको बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज होगी उन सारी एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सभी को बिजनेस की सारी एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और लास्ट जो रूल, जो प्रोविजन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सेस टू बुक्स ऑफ accounts. Access to means to see, to look, to inspect. जितने भी पार्टनर्स हैं उनको ये राइट होता है कि वो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई पार्टनर किसी की कॉपी लेना चाहे तो वो कॉपी भी ले सकता है। तो ये आज थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको आप पूरा का पूरा एक बार लर्न करना और आप एक रजिस्टर बना लें जिसमें जो भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स न्यूमेरिकल आगे जो हम करेंगे वो एक रजिस्टर में आप नोट करते जाएं, उससे आपको हेल्प मिलेगी और आगे टॉपिक और चैप्टर को लर्न करने में, चैप्टर को समझने में आपको